नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का इस नई वीडियो में। और आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ऑलरेडी जो अपनी कल की वीडियो थी उसमें हम ये 7 टॉपिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं। ISBN, डेसिडोक, PMEST, बुक सिलेक्शन, ट्रिपल RLF प्रोजेक्ट, गुटेनबर्ग और बिब्लियोग्राफी। इनके ऊपर चर्चा इसलिए की गई थी, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट थे जिनसे एक या 2 नंबर के सवाल अपने एग्ज़ाम में आपको मिल सकते हैं। मेरी कोशिश ये कि जितने भी टॉपिक है, चाहे आपका छोटा टॉपिक हो या बड़ा टॉपिक हो, जिससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है वो आपको प्रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। आपको वही चीज़ें बताई जाएँ, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो एग्ज़ाम में जिनका डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, वो चीज़ें मेरे द्वारा बताई जाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आज की वीडियो के अंदर जो चर्चा की जाएगी, इफ्ला के बारे में चर्चा की जाएगी, नेकलेन डेलनेट के बारे में चर्चा की जाएगी, स्टॉक वेरिफिकेशन, बुक सिलेक्शन टूल, ISN और इनके बारे में चर्चा की जाएगी। देखो, मैंने कंप्लीट इंडेक्स तैयार कर दिया आप लोगों के लिए। जो जो टॉपिक पढ़ाऊंगा वो इंडेक्स बनती जाएगी, ताकि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना हो ना, आपको इस इंडेक्स के माध्यम से आपको वीडियो ढूंढने में और प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। बाकी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अपने स्पीड टेस्ट की खूब सारी सीरीज हो चुकी हैं, मॉक टेस्ट के भी लगभग 400 क्वेश्चन हो चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं, 8 पार्ट में करवा दिया है। तो अब शुरू करेंगे। 7 टॉपिक हो चुके हैं इस सीरीज का, 8वां टॉपिक लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है रखा गया अपने सामने, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी। ये जो क्वेश्चन है, इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, ये आपका पूछा गया था RSMSSB 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो, इफ्ला, ILA, यूनेस्को, ये अपने लाइब्रेरियन थर्ड ग्रेड के सिलेबस के अंदर है। तो इनको आपको फुल पढ़ना है, इनको छोड़ना नहीं है, उनसे एक एक चीज़ें आपको क्लियर करनी है। जो अपने सिलेबस में है उनको तो कम से कम अपने को पूरा पढ़ना है। तो इफ्ला की बात करेंगे तो इफ्ला की स्थापना कब हुई थी, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 30 सितंबर 1927। देखो, उस क्वेश्चन का जो आया था उसके अंदर सारी की सारी डेट कंफ्यूज करने वाली दी गई थी, जैसे 27 सितंबर 1930, 29 सितंबर 1927, 25 सितंबर 1927। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन का, वो हो जाएगा 30 सितंबर 1927 को किसकी स्थापना हुई थी, इफ्ला की स्थापना हुई थी। अब इफ्ला के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, इफ्ला की फुल फॉर्म पूछी जाती है। जो इफ्ला की फुल फॉर्म क्या है वो देखो, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस। इफ्ला के नाम से आप फुल फॉर्म मत बनाने ना, नाम के अंदर आपके 4 वर्ड हैं यहाँ पे, और यहाँ पे फुल फॉर्म के अंदर आपके 5 शब्द दे रखे हैं। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, यानी यहाँ पे एक वर्ड और जुड़ा हुआ है, इंस्टीट्यूशन भी यहाँ पे जुड़ा हुआ है। देखो, इसके बारे में थोड़ी बात करें। देखो, यहाँ पे पहले नाम एक्चुअल में ये था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। पहले क्या होता था, ये फेडरेशन था, ये लाइब्रेरी एसोसिएशंस का हुआ करता था। उसके बाद में सन 1976 में जो इंस्टीट्यूशंस थे उन्होंने भी इफ्ला की सदस्यता लेना शुरू कर दी। जैसे अपना ILA है, तो ILA ने इफ्ला की सदस्यता ली थी। तो आप लोगों को मुझे कमेंट करना, पहला क्वेश्चन रख रहा हूँ होमवर्क के रूप में, ILA ने इफ्ला की सदस्यता कब ली थी। देखो, ILA एक लाइब्रेरी एसोसिएशन है। तो पहले क्या होता था कि इफ्ला की सदस्यता लाइब्रेरी एसोसिएशन लेते थे। उसके बाद 1976 में क्या क्या किया गया, इंस्टीट्यूशंस को भी जोड़ा गया, और इसके साथ ही यहाँ पे इफ्ला के नाम के अंदर भी क्या सब जोड़ा गया, इंस्टीट्यूशंस जोड़ा गया। तो एक तो याद रखना, इंस्टीट्यूट्स को कब से शामिल किया जाने लगा, 1976 से। और सवाल अगर ऐसा आ जाए कि इफ्ला के नाम के अंदर इंस्टीट्यूशन वर्ड कब जोड़ा, तो भी वो 1976, आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। ये तो इफ्ला के नाम के बारे में चर्चा हो गई। अब बात करते हैं इफ्ला कहाँ पे फाउंड किया गया। तो इफ्ला की जो मतलब स्थापना की गई थी वो एडिनबर्ग स्कॉटलैंड के अंदर की गई थी। लेकिन अभी जो हेडक्वार्टर है ना इफ्ला का, वो क्या होता है, वो है नीदरलैंड की जो नेशनल लाइब्रेरी है, जिसका नाम है कोनिंकलीजे बिब्लियोथेक। ये जो लाइब्रेरी है, जो नीदरलैंड की नेशनल लाइब्रेरी है, ये हेग के अंदर स्थित है। आपको ये तीनों चीज़ें याद रखनी है। ये इसका ओरिजिनल नाम है, ये नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड कहते हैं, और ये जिस सिटी में स्थित है उसका नाम है हेग। तो इफ्ला का जो मुख्यालय है वो आपका हेग के अंदर स्थित है। यानी इफ्ला कुल मिला के इस लाइब्रेरी के थ्रू संचालित की जाती है, जिसका नाम है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ नीदरलैंड। ये आपको बात याद रखनी है। देखो, इफ्ला को पूरा पढ़ो, क्योंकि इफ्ला आपके थर्ड ग्रेड के सिलेबस में है, एक भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना, क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है। अब बात करते हैं इफ्ला के प्रेसिडेंट की। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करें तो याद करना क्रिस्टाइन मैकेंजे। प्रेजेंट प्रेसिडेंट की बात करूँ तो क्रिस्टाइन मैकेंजे है, और फर्स्ट प्रेसिडेंट वो था आपका आइजैक कोलिसन।
तो पहला प्रेसिडेंट पूछा जाए तो आइजैक कोलिजन करना है, और वर्तमान प्रेसिडेंट बात करी जाए तो यहाँ पे याद रखना क्रिस्टाइन मैकेंजे हैं, जो लेटेस्ट के अंदर अभी हैं, इस सिचुएशन के अंदर काम कर रही है, वो है क्रिस्टाइन मैकेंजे। इसके अलावा बात करें यहाँ पे इफ्ला ने क्या है, एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है, इफ्ला ने सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा दी है। सिस्टर लाइब्रेरी में एक्चुअली में क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो यूथ एडल्ट होते हैं, उनको क्या करती जाती है, उनको उनकी रीडिंग हैबिट्स को बढ़ाने के लिए इसके अंदर काम किया जाता है। तो इफ्ला के अंदर जो सिस्टर लाइब्रेरी की अवधारणा इफ्ला के द्वारा दी जाती है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है। अब बात करेंगे इफ्ला के कुछ पब्लिकेशंस की बात करेंगे, तो पब्लिकेशंस की बात करेंगे तो एक आता है इफ्ला जर्नल, जिसकी आवृत्ति है क्वार्टरली, यानी क्वार्टरली बोले जाए इसे बोल सकते हैं अपन, त्रैमासिक बोल सकते हैं, यानी साल में 4 बार प्रकाशित होता है। इसके बाद में आते हैं इफ्ला डायरेक्टरीज। इफ्ला डायरेक्टरीज होती है, उसकी इनकी आवृत्ति होती है अर्धवार्षिक, यानी ये लगभग साल में 2 बार प्रकाशित होगी। इसके बाद में होता है इफ्ला एनुअल, जो है वार्षिक, यानी 3 आपको मुख्य पब्लिकेशन इसके अंदर याद रखने हैं। अब बात करते हैं इसके अलावा इफ्ला के प्रोग्राम। देखो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन रखूँगा, इफ्ला के 4 प्रोग्राम और डेट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, इनकी फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में बतानी है। तो देखो इफ्ला की बात करेंगे, एक तो था यूएपी प्रोग्राम जो 1982 में आया था, एक था यूडीटी प्रोग्राम, एक था एएलपी प्रोग्राम 1984 में आया था, एक आया था एलडीपी प्रोग्राम जो 2012 के अंदर आया था, एक आया था आईएपी प्रोग्राम जो 2016 के अंदर आया। इन सब की फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताने की कोशिश करेंगे। सब लोगों से मैं कहूँगा पूरी मत बताओ, जिसको एक फुल फॉर्म आती है ना वो बताएंगे। आपको क्या करना है, इफ्ला के बारे में सर्च करने की कोशिश करनी है, ये सिलेबस के अंदर है, तो एक फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे जो भी आपको आती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इफ्ला का सम्मेलन। देखो इफ्ला का सम्मेलन हुआ था नई इंडिया की बात करें तो वो हुआ था 1992 के अंदर, वो नई दिल्ली के अंदर हुआ था। तो इस सम्मेलन से भी क्वेश्चन आ सकता है कि इफ्ला का 1992 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो वो आपका नई दिल्ली में हुआ। अब बात करते हैं इफ्ला के कुछ अवार्ड्स हैं, उन अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो मुख्य अवार्ड जो 2016 में शुरू किया गया है उसका नाम है इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, जो 2016 के अंदर शुरू किया गया। इसके बाद में बात आते हैं, एक आता है इफ्ला का पब्लिक लाइब्रेरी अवार्ड, वो भी इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बात करते हैं इफ्ला की एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाती है, जो हर साल आयोजित की जाती है, उसका नाम है वर्ल्ड लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन कांग्रेस। ये आपको याद रखना है, हर साल आयोजित की जाती है, लेकिन इस बार 2020 वाली है वो कोविड-19 की वजह से आयोजित नहीं हो पाई है, तो आपको याद रखनी है। इसको इफ्ला कॉन्फ्रेंस ही बोल सकते हैं, और एग्जाम में सवाल आए कि इफ्ला की कॉन्फ्रेंस का क्या नाम है, तो याद रखना वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस, ये इफ्ला की कॉन्फ्रेंस का नाम है। तो ये इफ्ला से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। इफ्ला बहुत बड़ा टॉपिक है, इफ्ला से बहुत सारी बातें हैं, एक साथ सारी बातें अपन नहीं बता सकते, जो मुख्य बातें भी एग्जाम के लिए वो कर लो। इफ्ला का एक और वीडियो रखेंगे अपन, अगली बार फिर इफ्ला का एक क्वेश्चन रखेंगे, जो भी बातें बच गई है वो हम बताएंगे। इसके अलावा कोई भी बात आपके माइंड में आता है, इफ्ला का कोई भी क्वेश्चन आता है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके साथ साथ आप लोग क्या करना है, यहाँ पे ये चारों के चारों दिए ना, मैंने आपको इसलिए रखा है, आप कमेंट सेक्शन चेक करना, आपको सारे के सबके आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं इफ्ला से अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, एक नया क्वेश्चन है। देखो सवाल है, ये सवाल पूछा जा सकता है। सवाल कहता है डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। एक छोटा सा सवाल है, मैंने इसलिए रखा है, ध्यान देना सबके सब। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो IISc बेंगलोर, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा ये पोर्टल शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करें IIT खड़गपुर का, वो आता है वो आती है डिजिटल इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाएगी तो IIT खड़गपुर हो जाएगा। इसके अलावा नालंदा डिजिटल लाइब्रेरी की बात करेंगे तो NIT कालीकट हो जाएगा। इसके अलावा वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी की बात की जाएगी, वो आप मुझे कमेंट करके बताना कि वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा शुरू किया गया है। देखो क्वेश्चन मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज़ करवाता रहा हूँ आपसे, लेकिन ऐसा कुछ प्रॉब्लम की वजह से टेस्ट सीरीज़ नहीं हो पा रही, इसलिए आपसे छोटे छोटे क्वेश्चन रख रहा हूँ। आप कमेंट बॉक्स में जाके बताना और साथ साथ में इस वीडियो को शेयर भी करते जाना। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया पोर्टल की बात की जाएगी तो ये IISc यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर के द्वारा ये शुरू किया गया
था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि नेकलेन का आयोजन कौन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेकलेन का आयोजन कौन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा डेलनेट के द्वारा किया जाता है। या तो डेलनेट खुद करेगा या किसी लाइब्रेरी के सहयोग से या कोलैबोरेशन के थ्रू ये आयोजित करेगा। देखो, और ये जो नेकलेन है ना, ये हर साल आयोजित किया जाता है। तो देखो सवाल आया, अब ये सवाल कई बार पूछा गया। अब इसके बारे में बात करते हैं, या तो पूछ जा सकती है नेकलेन की फुल फॉर्म। तो देखो नेकलेन की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, नेशनल कन्वेंशन ऑन नॉलेज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ये है आपकी इसकी नेकलेन की फुल फॉर्म, नेशनल कन्वेंशन ऑफ नॉलेज लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्किंग। ये एक्चुअल फुल फॉर्म है आपको नेकलेन की, इसको आपको याद कर लेना है। अब देखो सवाल, इसमें से दो सवाल जो करंट अफेयर के थ्रू आ सकते हैं। एक तो आ सकता है कि इफ्ला का जो 23वां नेकलेन है ना, 23वां नेकलेन ये कहाँ पे होगा। तो इसको आपको याद रखना है, ये आपका गोवा पणजी में सितंबर 2020 के अंदर आयोजित किया जाएगा। और याद रखना ये 23वां नेकलेन है। इसके अलावा एक सवाल आ सकता है कि आपका डेलनेट का 22वां नेकलेन है, वो कब आयोजित किया गया। वो आपका 2019 में आयोजित किया गया। कहाँ पे आयोजित किया गया, वो आपका किया गया उदयपुर में आयोजित किया गया। तो राजस्थान के उदयपुर के अंदर कौन सा आयोजित किया गया था, 22वां नेकलेन आयोजित किया गया था। इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पे नेकलेन का ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में देखो नेकलेन के बारे में हो गया। अब 23वां नेकलेन के अगर आपको लाइब्रेरी पूछे तो लाइब्रेरी का कोलैबोरेशन हो जाएगा, वो हो जाएगा KS गोवा स्टेट लाइब्रेरी। इसके साथ मिलकर क्या डेलनेट इसका आयोजन करेगा। और 22वां था वो आपका उदयपुर में आयोजित किया गया था, इसको आपको याद रखना है। अब ये तो हो गई नेकलेन की थोड़ी थोड़ी बात। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे थोड़ी डेलनेट की बात कर लेते हैं। देखो डेलनेट की अगर फुल फॉर्म एग्जाम में आ सकती है तो आपको याद रखना है ना, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। क्या फुल फॉर्म है, डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी, यानी ये स्टार्ट किया गया था 1988 में। और 1988 में स्टार्ट करने के बाद इसको एज ए सोसाइटी इसका रजिस्ट्रेशन किया गया था 1992 में। इसके अलावा सवाल आ सकता है कि डेलनेट किस मंत्रालय के अधीन काम करता है। तो वो आपको याद रखना संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम करता है। इसके अलावा पूछा जा सकता है डेलनेट का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो डेलनेट का हेडक्वार्टर आपको याद रखना नई दिल्ली आपको याद रखना है। अब बात करते हैं डेलनेट को स्थापित क्यों किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। तो इसके जो ऑब्जेक्टिव थे वो थे रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा देना, यूनियन कैटालॉग बनाना, और इसके अलावा लाइब्रेरीज़ का मॉडर्नाइजेशन करना, यानी लाइब्रेरीज़ का आधुनिकीकरण करना, रिसोर्स शेयरिंग को बढ़ावा देना, यूनियन कैटालॉग बनाना, ये इसके प्राइम ऑब्जेक्टिव हैं। तो यहाँ पे जो हो जाएंगे, यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग, यूनियन कैटालॉग, लाइब्रेरी मॉडर्नाइजेशन, ये तो इसके ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे। इसके अलावा इसको जो टेक्निकल सपोर्ट मिलता है वो मिलेगा, एक तो NIC से मिलेगा, निसात से मिलेगा, और एक अमेरिकन एजेंसी है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन डायमेंशन इंक, ये आपकी अमेरिकन एजेंसी है। इन तीनों के सहयोग से इसको टेक्निकल सपोर्ट मिलता है। NIC, अब इसके अलावा बता देता हूँ, NIC की स्थापना हुई थी वो 1976 में हुई थी। और NIC का जो निकनेट था उसकी स्थापना हुई थी 1977 में। तो निकनेट की स्थापना 1977 में होगी, NIC की स्थापना 1976 में होगी। आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि जो निसात है उसकी स्थापना कब की गई थी। इसके अलावा जो डेलनेट मुख्य रूप से जो सॉफ्टवेयर काम में लेता है उसका नाम है डेलसिस। अगर एग्जाम में सवाल है कि डेलसिस सॉफ्टवेयर किससे जुड़ा हुआ है, तो ये आपको याद रखना, ये डेलनेट से जुड़ा हुआ है। तो डेलसिस सॉफ्टवेयर पूछा जाए तो आपका डेलनेट से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा देखो मैं वापस मैंने लिख दिया आपके लिए, 22वां नेकलेन जो 2019 के अंदर हुआ था वो उदयपुर राजस्थान के अंदर आयोजित किया गया था। तो नेकलेन को समझ लो, डेलनेट को समझ लो। ऐसे छोटे छोटे टॉपिक है जहाँ से सवाल बन सकता है, उनको आपको अच्छे से समझना है। अब देखो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे, भंडार सत्यापन का कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भंडार सत्यापन या स्टॉक वेरिफिकेशन जिसकी बात करते हैं उसका कार्य किस विभाग के द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पे अब इसके अंदर क्या करेंगे अपन, इसके अंदर 4 ऑप्शन है, तकनीकी विभाग, अधिग्रहण विभाग, रखरखाव विभाग। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भंडार सत्यापन का कार्य है वो किस सेक्शन के द्वारा किया जाता है। तो देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, आपके सामने ऑप्शन के अंदर तकनीकी विभाग दे रखे हैं। तो तकनीकी विभाग है तो आपको याद रखना है कि क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग। और सवाल एग्जाम में आए कि तकनीकी विभाग द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं, तब तो आपको करना है
क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग। और भंडार सत्यापन की बात आई तो याद रखना रखरखाव विभाग या मेंटेनेंस सेक्शन, ये क्या करता है, भंडार सत्यापन का कार्य करता है। अब आपको क्या करना है, भंडार सत्यापन के बारे में छोटी छोटी बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। देखो भंडार सत्यापन के लिए अपन क्या क्या काम में ले सकते हैं, एक तो याद ले सकते हैं निदानी सूची को काम में ले सकते हैं, यानी सेल्फ लिस्ट बोला जाता है जिसको। इसके अलावा काम में ले सकते हैं एक्सेशन रजिस्टर को, इसको काम में ले सकते हैं, या फिर पुस्तकों को गिनकर भंडार सत्यापन किया जा सकता है। कुल मिलाकर भंडार सत्यापन का मुख्य उद्देश्य चोरी की गई पुस्तकों को चेक करना, इसके अलावा जो किताबें फट गई हैं उनको चेक करना। कुल मिला के ये एक मेंटेनेंस सेक्शन का मुख्य कार्य होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, भंडार सत्यापन के अंदर भंडार सत्यापन का एक सवाल आता है कि बिना व्यवधान के भंडार सत्यापन की विधि है वो किसके द्वारा शुरू की गई, तो ये SR रंगानाथन के द्वारा दी गई। अब बात करते हैं इसके अलावा भंडार सत्यापन से जो अनुपयोगी किताबों को निकाला जाता है, जो यूज में नहीं आ रहे उनको निकाला जाता है, उस प्रोसेस को कहा जाता है वीडिंग। ये सवाल इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं रख रहा हूँ कि वीडिंग की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको एग्जाम में भूलो नहीं। और सवाल ऐसा भी आ सकता है कि वीडिंग है वो फाइलोज ऑफ लाइब्रेरी साइंस के किस सूत्र को सेटिस्फाई करता है, तो आपके 5वें सूत्र को सेटिस्फाई करता है। ये बातें हो गई। इसके अलावा याद रखना भंडार सत्यापन के अंदर क्या होता है कि 1000 किताबों पे 1000 पुस्तकों पे 3 पुस्तकों की चोरी को सामान्य माना जाता है। यानी 1000 पुस्तकों पे 3 पुस्तकों की जो चोरी हो सकती है ना, उसको सामान्य माना जाएगा, उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, आपको याद रखना है। इसके अलावा आप लोग मुझे भंडार सत्यापन के बारे में जो भी आपको पता है वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको कुछ एक्स्ट्रा पता है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो भंडार सत्यापन की मुख्य बातें याद रखना कि कैसे कैसे भंडार सत्यापन कर सकते हैं, निदानी सूची से कर सकते हैं, एक्सेशन रजिस्टर से कर सकते हैं, अकाउंट करके कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, सेल्फ एक रजिस्टर बना के कर सकते हैं, डुप्लीकेट एक्सेशन रजिस्टर बना के कर सकते हैं, बहुत सारे मेथड हैं वो आप उसमें काम में ले सकते हैं। सवाल इंपॉर्टेंट यहाँ से यही आ सकता है कि भंडार सत्यापन का कार्य किस सेक्शन के द्वारा किया जा सकता है, तो आपको याद रखना मेंटेनेंस सेक्शन के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भारत की राष्ट्रीय ग्रंथ सूची की सूची का भाग नहीं है, यानी इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB की सूची का कौन सा भाग नहीं है। तो देखो INB की जो लिस्ट की बात करें उसकी जो राइट आंसर होगा यहाँ पे होगा टाइटल इंडेक्स, यानी टाइटल इंडेक्स क्या है INB का, उसके अंदर इंडेक्स का पार्ट नहीं है। तो 3 पार्ट कौन कौन से वो याद रखना, एक तो है क्लासिफाइड पार्ट, एक है सब्जेक्ट इंडेक्स, एक है ऑथर इंडेक्स। यानी इसके अंदर सूची के अंदर 3 लिस्टें हैं, 3 पार्ट है इसके, तो आपको याद रखने हैं। क्लासिफाइड पार्ट याद रख लेना, ऑथर इंडेक्स याद रख लेना, सब्जेक्ट इंडेक्स याद रख लेना, ये तीनों INB के पार्ट है, इनको आपको याद रखना है। इसके अलावा बात करते हैं, देखो INB एक बुक सिलेक्शन टूल है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो बुक सिलेक्शन टूल है जो एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में याद रखना है। देखो सवाल एग्जाम में ऐसे आएगा बुक सिलेक्शन टूल से कि निम्न में से कौन सा बुक सिलेक्शन टूल नहीं है, या फिर किसी बुक सिलेक्शन टूल का आपको नाम दे सकता है, उसका पब्लिशर आपसे पूछा जा सकता है, उसके या उसकी आवृत्ति पूछी जा सकती है। तो बुक सिलेक्शन टूल से ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो बुक सिलेक्शन टूल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, इंडिया में सबसे फेमस है वो है INB, इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। ये इसकी आवृत्ति पूछी जा सकती है तो याद रखना मंथली है। इसके अलावा याद रखना ये जो आपका INB है ये 1958 से प्रकाशित होना शुरू हुआ था, और फादर ऑफ INB मैंने कल भी बताया था BS केशवन को कहा जाता है। इसके अलावा आपको INB को थोड़ा और डिटेल से पढ़ना है ना, तो आप कल की वीडियो देख लेना, या आज मैंने इंडेक्स में भी शो कर दिया है, पार्ट 1 जो करवाया अपन ने उसके अंदर आपको INB के बारे में बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरे अपन बात करें यहाँ पे बुक सिलेक्शन टूल की बात करें तो इंडेक्स इंडियाना, इंडेक्स इंडियाना क्या है, ये भी बुक सिलेक्शन टूल है, और ये INB और इंडेक्स इंडियाना ना दोनों का प्रकाशन CRL कलकत्ता यानी सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी कलकत्ता जो इंडियन नेशनल लाइब्रेरी का पार्ट है उसके द्वारा किया जाता है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर एक्सेशन लिस्ट इंडिया, ये है, ये आपकी नई दिल्ली के अंदर स्थित है और ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के द्वारा संचालित की जाती है। तीसरी का क्या नाम रखा है मैंने, एक्सेशन लिस्ट इंडिया, ये लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो अमेरिका में स्थित है उसके द्वारा संचालित की जाती है और इसका मुख्यालय वो है नई दिल्ली से इसको संचालित किया जाता है। अब बात करते हैं इसके अलावा बात आती है, एक तो हो गया इंडेक्स इंडियाना, एक होता है इंडेक्स इंडिया। देखो जो इंडेक्स इंडिया है ना वो राजस्थान यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, सन 1976 से शुरू की गई थी, और इसकी आवृत्ति है वार्षिक,
यानी इंडेक्स इंडिया है, इसकी आवृत्ति वार्षिक है और INB की आवृत्ति है वो आपकी मंथली है। तो ये तो अपनी हो गई कुछ राष्ट्रीय चीज़ें होगी। इसके अलावा राष्ट्रीय बुक सिलेक्शन टूल बहुत सारे हैं, यहाँ पे सबको शामिल करना पॉसिबल नहीं है। जो भी बच गए हैं बुक सिलेक्शन टूल वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय बुक सिलेक्शन टूल यानी जो पुस्तक चयन उपकरण हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका एक है BNB है, जिसे कहा जाता है ब्रिटिश नेशनल बिब्लियोग्राफी। इसकी आवृत्ति पूछी जाए तो याद रखना BNB की आवृत्ति हो जाएगी आपकी वीकली हो जाएगी, यानी साप्ताहिक है। इसके अलावा बात करें अल्ट्रीज पीरियोडिकल डायरेक्टरी, यानी पीरियोडिकल्स के लिए काम में ली जाती है वो है आपकी अल्ट्रीज पीरियोडिकल डायरेक्टरी। इसके अलावा याद रखना बुक इन प्रिंट है, ये भी एक बुक सिलेक्शन टूल है और ये इसका जो प्रकाशक कौन है ये आपको बताना है आपको कमेंट करके कि बुक इन प्रिंट का प्रकाशक कौन है। इसके अलावा एक सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स, इसका प्रकाशक है HW विल्सन और ये 1898 से शुरू किया गया था। तो कॉमुलेटिव बुक इंडेक्स को याद रखना 1898 से शुरू किया गया। अब ये सारे के सारे बुक सिलेक्शन टूल है ना, इनको आपको याद रखना। सवाल डायरेक्टली यही आएगा लगभग कि इन निम्न में से कौन सा बुक सिलेक्शन टूल नहीं है, या इनकी आवृत्ति क्या है, या इनका प्रकाशक कौन है। RR बोकर किसका प्रकाशक है, HW विल्सन किसका प्रकाशक है, यूरोपा पब्लिकेशन किसका प्रकाशक है। तो आपको ये सारे के सारे बुक सिलेक्शन टूल को ध्यान में रख लेना है। इंडिया के भी बहुत सारे हैं और यहाँ भी बहुत सारे हैं। तो आपको अगर जो भी बच गए ना वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि समय सीमा है वीडियो की, इसलिए सारे के सारे को शामिल करना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है। जो बच गए हैं उनको कोशिश करूँगा, फिर अगली बार उनको शामिल करने की कोशिश करूँगा। अब बात करते हैं ISSN का क्वेश्चन। ISSN का क्वेश्चन क्या है, ISSN कितने अंकों का कोड है। ISSN कितने अंकों का कोड है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1, 5, 8 और 12, ये आपके ऑप्शन में दे रखे हैं। तो ISSN है वो कितने अंकों का कोड है, वो आपका 8 अंकों का कोड है। देखो ISBN कल की वीडियो में मिल जाएगा, ISSN आपको आज थोड़ा सा बता देता हूँ, जहाँ से इसके क्वेश्चन बन सकते हैं उतनी बात करेंगे। एक तो आ सकता है फुल फॉर्म, तो फुल फॉर्म देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, ये तो हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। इसके अलावा बात आई क्वेश्चन आ सकता है कि ISSN भारत में किसके द्वारा दिया जाता है। तो ISSN भारत में निस्केयर के द्वारा दिया जाता है। ISSN भारत किसके द्वारा दिया जाता है, निस्केयर के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा बात करें ISSN किसको दिया जा सकता है, समाचार पत्रों को दिया जा सकता है, पत्रिकाओं को दिया जा सकता है, मीडिया प्रिंट को दिया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स को दिया जा सकता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट सवाल ISSN से आएगा कि ISSN है वो ISO के किस स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो याद रखना 3297 को फॉलो करता है। 3297 2007 ISSN पूछा जाए ना तो आपको याद रखना वो ISSN का कोड है। यानी ISO स्टैंडर्ड की बात करें 3297, वो आपको याद रख लेना, वो आपको किसको सेटिस्फाई करेगा, वो ISSN के लिए बना हुआ है। इसके अलावा ISBN का मैंने कल भी बताया था, वो आप मुझे वापस कमेंट करके बता सकते हैं। जिन्होंने आज जो लोग नए हैं ना वो कल की वीडियो ज़रूर देखना, आपको ISBN का पूरा डेटा मिल जाएगा। इसके अलावा बात आ सकती है कि ISSN कब इंट्रोड्यूस किया गया, तो 1976 में इंट्रोड्यूस किया था। इसके अलावा ISBN के इंट्रोड्यूस की बात करेंगे वो 1970 में इंट्रोड्यूस किया था, यानी ISSN बाद में आया था और ISBN पहले आया था। अब बात करते हैं इसके अलावा बात करते हैं इसके अंदर ISSN को आपको एग्जांपल से समझा देता हूँ। ISSN देखो 8 अंकों का कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर ये 7 तो होते हैं ISSN टाइटल से संबंधित 7 डिजिट तो, और ये लास्ट की डिजिट 0 होती है, इसको चेक डिजिट कहते हैं। ISBN हो चाहे ISSN 0 को चेक डिजिट कहा जाता है, और ये वेटेज सम होता है, एल्गोरिथम के थ्रू इसको निकाला जाता है। इसके अलावा बात करें इसके अंदर ये जो 8 अंक होते हैं इनको 4-4 में विभक्त करने के लिए बीच में क्या लगाते हैं, हाइफन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सवाल एग्जाम में आ सकता है कि हाइफन चिन्ह का प्रयोग किस में किया जाएगा, तो याद रखना ISSN के अंदर किया जाएगा। अब बात करते हैं थोड़ा सा और इसके अंदर ISSN के बारे में। ISSN 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है प्रिंट मीडिया के लिए PISSN और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए EISSN। ये ISSN के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हो गई जो अपने 3rd ग्रेड के एग्जाम में पूछा सकती है और 2nd ग्रेड में भी पूछी जा सकती है। अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो छठा क्वेश्चन मैं पूरा नहीं करवा रहा हूँ, यहाँ पे मैं होमवर्क के रूप में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। सवाल मेरा ये है कि लाइब्रेरी डेवलपमेंट के लिए 1876 में कौन कौन से कार्य हुए थे।
जो लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं ना, वो कोशिश करना, आपको जो भी आता है, जो यहाँ लिखी हुई बातें हैं ना, वो भी आप मुझे कमेंट करके वापस बता सकते हैं। देखो 1876 में, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, डीडीसी की रचना की गई थी सर मेलविल डेवे के द्वारा। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसके अलावा आता है कि रूल्स ऑफ डिक्शनरी कैटालॉग, ये जो अपने सीए कट्टर हैं उनके द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा जनरल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, यानी जितनी भी बातें आपको 1876 के बारे में लाइब्रेरी डेवलपमेंट से संबंधित मिले ना, आप लोगों को कमेंट करके बताना है। तो कुछ जो भी सवाल मैं रख रहा हूँ ना होमवर्क में, आपका दायित्व बनता है कि ये टेस्ट सीरीज में जो नहीं करवा पा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके कमेंट ज़रूर करेंगे। कल अच्छे कमेंट आए, आप लोगों ने 46 से ज़्यादा लोगों ने आंसर करें, बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही कमेंट करते रहें बढ़िया तरीके से, साथ में वीडियो को शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों तक वीडियो पहुंचे अपनी वाली। इसके अलावा जो कल की वीडियो में कुछ जो पीडीएफ थी उसके थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, दोनों पीडीएफ मैं कोशिश करूंगा आज ही डाल दूँ या कल मॉर्निंग तक डालने की फिर कोशिश करूंगा, ताकि आपको दोनों की दोनों पीडीएफ एक साथ मिल जाएं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या, आपको मैंने पूरी इंडेक्स बना दी है। पूरी इंडेक्स से देख सकते हो आप, ये 7 जो टॉपिक है ना, ये 7 टॉपिक ये कल की वीडियो में मिलेंगे। यानी आपको इन टॉपिक्स को देखना होना तो आप इंडेक्स चेक कर लिया करो। सेकंड वीडियो के अंदर ये वाले टॉपिक मिलेंगे, तीसरी वीडियो बनेगी उसमें कौन से टॉपिक मिलेंगे। यानी अपन जो 150 टॉपिक करवाएंगे ना, मेरा टारगेट तो अभी 200 प्लस का है, लेकिन अगर अपने 100 टॉपिक भी हो जाते हैं ना, तो वो काफ़ी होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। तो कोशिश करूँगा कि आपको 100 टॉपिक करवा दूँ, उनकी इंडेक्स तैयार करवा दूँ, ताकि आपको एग्ज़ाम के टाइम पे जब भी रिवीजन करने बैठो ना, तो आपको मिनिमम टाइम में आप रिवीजन कर पाओ। यानी मिनिमम टाइम में आप 2 दिन के अंदर पूरा रिवीजन कर सको, ऐसा मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये इंडेक्स इसीलिए तैयार कर रहा हूँ ताकि आपको जिस भी टॉपिक में डाउट लगे, आप तुरंत अपनी वीडियो निकालो और वहाँ से इस इंडेक्स को क्या कर लो, आप तुरंत इस इंडेक्स का आप लोग क्या करना है, साथ साथ में रोज़ स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ताकि आपको पता चल सके कि पहली क्लास में कौन कौन सी वीडियो है, सेकंड क्लास में कौन कौन सी वीडियो है। इसके अलावा मैं इसको प्लेलिस्ट में भी डाल दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। इसके अलावा आपको जो भी सजेशन देना है वीडियो के अकॉर्डिंग, जो भी देना आपको, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज की वीडियो को एंड करते हैं। गुड नाइट।